एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम रिसर्च की क्लासेस चला रहे हैं। तो कुछ समय से जो क्लासेस थी वो पेंडिंग थी। तो आज से हम अपनी रिसर्च स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक हमारे छूट गए थे, एक बार हम फिर से रिवीजन कर लें कि हमने अब तक रिसर्च में क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हमने शोध के अर्थ को पढ़ा, परिभाषा को पढ़ा, उद्देश्य, महत्व, ठीक है, इन सारी चीज़ों को पढ़ा। साथ में ही शोध के क्या प्रकार रहे, क्या पद्धतियां रहीं, परिकल्पना, तो इन सारी चीज़ों को क्या है हमने अब तक पढ़ लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, परिकल्पना तक हमारी क्लासेस हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। देखिए, जो ये क्लासें हैं, इस क्लास में आपको क्या चीज़ देखने को मिल रही होगी, आपको जो भी लेक्चर हम दे रहे हैं वो यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जैसे आप कॉलेज में जब क्लासेस लेते होंगे मास्टर ग्रेजुएशन की, तो जैसे लेक्चर दिया जाता है टीचर्स के द्वारा, तो उसी माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर किए जा रहे हैं शोध को लेकर। ठीक है, चाहे आपके शोध का अर्थ हो कि शोध क्या चीज़ है, शोध की क्या परिभाषा है, ठीक है, शोध के क्या लक्षण हैं, शोध के क्या उद्देश्य हैं, ठीक, परिकल्पना क्या होती है, परिकल्पना के प्रकार क्या होते हैं, परिकल्पना का क्या महत्व होता है, परिकल्पना के क्या कार्य होते हैं। तो इन सब चीज़ों पर क्या है, हमने आपको क्लासेस प्रोवाइड करा दी हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, तो आज हम किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे, तो आज हम चर्चा करेंगे साहित्यिक चोरी पर। साहित्यिक चोरी पर। और शोध नैतिकता, यानी कि रिसर्च एथिक्स। ठीक है, तो आज ही क्लास में ये दो हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें रिसर्च का जो एक तरह से कहें इकाई है, समझ में नहीं आती, उन्हें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, तो वो यहाँ से क्या है क्लासेस देख सकते हैं और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। दूसरी बात, जो स्टूडेंट प्री पीएचडी कोर्स वर्क की क्लासेस जिनकी चल रही हैं या पीएचडी क्लासेस जिनकी चल रही हैं, और खासकर वे स्टूडेंट जो हिंदी माध्यम से हैं, और यदि आपके प्री पीएचडी कोर्स वर्क में आपकी जो क्लासेस ली जा रही हैं रिसर्च मैथोलॉजी की, वो इंग्लिश में ली जा रही है। देखिए क्या होता है, जो हिंदी माध्यम के स्टूडेंट होते हैं उन्होंने शुरू से हिंदी में ही सारी पढ़ाई की होती है, अपना मास्टर भी, ठीक है, वो नेट क्वालिफाई करके भी आए हैं, तो किससे आए हैं, हिंदी माध्यम से। तो वो चीज़ें समझ तो लेते हैं, बस ये है कि एक तरह से जब एग्ज़ाम जब होगा तो वो क्या चीज़ लिखें, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होंगे, जब आप संशय की स्थिति बनी रहेगी कि सर ने जो ये पढ़ाया अभी, है ना, तो इसमें ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो क्लासेस थी खासकर हिंदी माध्यम के स्टूडेंट के लिए चलाई गई थी। देखिए, अंग्रेजी माध्यम वाले स्टूडेंट ये होते हैं कि उन्हें हिंदी में भी क्लासेस समझ में आती हैं और इंग्लिश में भी। दिक्कतें किसे होती है, हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को, ठीक। तो इसीलिए हमने ये क्लासेस चलाई थी। चाहे आपकी जो रिसर्च हो किसी भी एग्जाम में लगी हो, तो आप कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर होंगे, तो इस क्लास में बस वही सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है साहित्यिक चोरी और शोध नैतिकता। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको बताती ही आ रही हूँ, एक अच्छी शोध वो है जो वैज्ञानिक रूप से की जाए, ठीक है, और बिना किसी चोरी के। देखिए, आप रिसर्च करोगे, शोध करोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप किसी को पढ़ोगे नहीं भाई। जब तक आप कम से कम 10 जो राइटर हैं, पहली बार तो आपका जो शोध है उसका जो क्राइटेरिया है, ठीक है, उसका जो क्षेत्र है उसे सीमित क्या करता है, आपका शीर्षक। आपका शीर्षक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है रिसर्च में। जैसे अगर कोई हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं, ठीक है, आप सभी अपने अपने सब्जेक्ट से कनेक्ट करेंगे। देखिए, सब्जेक्ट एक ही होता है, पर हर सब्जेक्ट में क्या है, कई पार्ट देखने को मिल जाते हैं। जैसे मैं बात करूँ हिंदी की ही, तो देखिए हिंदी में आपको भाषा विज्ञान देखने को मिल जाएगी, काव्य देखने को मिल जाएगा, ठीक है। काव्य भी जो देखिए आप जो आदि काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आधुनिक काल है, तो इनमें भी आपको देखिए चरण देखने को मिल जाएंगे, ठीक। गद्य की बात करें तो देखिए गद्य में भी आपको कई विधाएं देखने को मिलती हैं। निबंध हो गया, उपन्यास हो गई, कहानी हो गई, रेखा चित्र हो गए, रिपोर्टाज हो गए, डायरी हो गई, ठीक है, जीवनी, आत्मकथा, ये सारी चीजें, ठीक। तो हमारा टॉपिक ही डिसाइड करेगा कि हम शोध किस पर करेंगे। अगर कोई हिंदी का विद्यार्थी है, अब वो ये चाह रहा है कि मुझे उपन्यास अच्छे लगते हैं, ठीक है, जैसे उसने किसी को उपन्यास पढ़े, ध्यान देंगे, किसी ने अगर मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पढ़े हैं, वो उनकी विचारधारा से प्रभावित हैं, अब वो उन पर रिसर्च करना चाहता है, तो सबसे पहले उन्हें मुंशी प्रेमचंद की जो रचना है उन्हें सारी पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो ताकि उनकी हम विचारधारा को समझ सकें, उसकी पृष्ठभूमि को समझ सकें, और आपने उनके उपन्यासों में क्या नया देखा,
ठीक है। तो आपका जो टॉपिक है वही एक क्षेत्र सीमित करता है कि आपका शीर्षक का होना आवश्यक है, तभी आप रिसर्च कर सकते हैं। जब तक आपके पास कोई शोध समस्या ही नहीं होगी, शीर्षक ही नहीं होगा, आप कार्य कैसे करेंगे, ठीक है। अगर से आप हिंदी के विद्यार्थी हैं, ठीक है, अब आपको रिसर्च करनी है। देखिए काफ़ी स्टूडेंट ऐसे आते हैं, पीएचडी में उनका एडमिशन हो चुका है, लेकिन उन्हें अब तक यही नहीं पता कि मुझे कार्य किस पर करना है। देखिए जब आप सुपरवाइजर के पास भी जाते हैं तो वो सीधे आपसे यही पूछेंगे कि आपको कार्य किस पर करना है। और जब आपको पता ही नहीं होगा तो आपकी क्या छवि बनेगी, है ना। तो आपकी पकड़ अपने सब्जेक्ट पर है, मास्टर आपने की है, तो एक रुचि भी तो आपकी होती होगी ना कि मेरी गद्य में है या पद्य में है, कि कहानियों में है, कि रेखा चित्र में है, कि निबंधों में है। तो उसी का अकॉर्डिंग आप एक चीज एक तरह से बना लेंगे कि मुझे इस क्षेत्र में कार्य करना है। फिर वहीं से जैसे आपको उपन्यासों में करना है तो एक कोई राइटर ले लेंगे, हिंदी की बता रही हूँ, इसी तरह से आप कनेक्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट से, ठीक है। अब आपने वो सारी चीज़ें ली, ठीक, आपने डाटा कलेक्ट सारा कर लिया है। अब बात आती है कि जो आप लिखना स्टार्ट जब करोगे तो अब ऐसा तो है नहीं है कि आप किसी का ब्यौरा दोगे नहीं, है ना। देखिए काफ़ी स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो डाटा तो ले लेते किसी पुस्तक से, लेकिन उसका जो रेफरेंस होता है या कह लें जो उन्हें संदर्भ देना होता है वो नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये किसके उसमें आ जाता है, अगर हम किसी से कोई डाटा ले रहे हैं, किसी कोई कथन ले रहे हैं, किसी के कोई मत को ले रहे हैं, तो हमें क्या है उसके ब्यौरा भी देना होगा। साहित्यिक चोरी हमारी कब की जाती है, जब किसी विद्वान या लेखक की मूल रचना या अभिव्यक्ति को बिना उसकी अनुमति के उद्धृत किया जाए, लिखा जाए, या फिर उद्धरण का ब्यौरा ना दिया जाए। देखिए कभी कभी क्या होता है, साहित्यिक चोरी हम जानबूझकर भी नहीं करते हैं, ठीक है। हमें चीजें पता नहीं रहती हैं, जैसे हम रिसर्च कर रहे हैं, किसानों के ऊपर हमें रिसर्च करनी है, ठीक, तो हमें विद्वानों को देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये कि हम अनुभव करेंगे चीज़ों को, आप समाचार पत्र देखेंगे, शोध पत्र देखेंगे, ठीक है, क्या डेटा निकल के आ रहा है, चाहे गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब आप अपने विचार को रखने के लिए कोई किसी ना किसी को तो आधार बनाओगे ना, है ना। तो क्या होता है जब वो स्टूडेंट लिखते हैं, हालांकि उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये कथन इन्होंने कहा है, लेकिन जब संदर्भ ग्रंथ सूची होती है तो अगर वहां पर वो ये चीज देना भूल जाते हैं तो वो साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, चाहे वो कथन एक लाइन का ही हो, ठीक है, या आप किसी की पुस्तक का ब्यौरा दे रहे हैं तो आप उसका नाम जरूर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या है, आप साहित्यिक चोरी से बच जाएंगे। साहित्यिक चोरी जब होती है जब हम अपने शोध में, अपनी थीसिस में किसी विद्वान या लेखक या फिर किसी कवि का कोई लेख उठा लेते हैं और कट टू कट वही लिख देते हैं, ठीक है। और विचार क्या होते हैं, हम उस पर अपना नाम दे रहे हैं, उसका हम कहीं पर जिक्र ही ना करें कि हमने जो ये कथन लिए हैं, जो ये सिद्धांत लिया है, जो ये विचारधारा ली है वो इनकी है। तब जाकर क्या है, आप एक साहित्यिक चोरी का पार्ट बन जाते हैं। समझ आ रही है। साहित्यिक चोरी का मतलब क्या होता है, प्लेगरिज्म, अगर इंग्लिश में हम इसका उच्चारण करें तो प्लेगरिज्म क्या होता है, बिना किसी की अनुमति के कोई लेख को उठा लेना, या फिर आप कोई लेख उठा भी रहे हैं तो उसका ब्यौरा ना देना, तो ये होता है साहित्यिक चोरी। अब प्रश्न ये उठता है हम साहित्यिक चोरी से बचे कैसे। सबसे सिंपल
एक तरीका यही है, आप कहीं से भी कंटेंट लें। देखिए, अगर आप ऑनलाइन माध्यम से कंटेंट ले रहे हैं तो आप उस वेबसाइट का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि जब आपकी थीसिस जब चेक होगी तो वहाँ पे प्लेगरिज्म देखने को ना मिले। आप देखिए, अगर आपने ध्यान दिया होगा, यूजीसी की जो गाइडलाइन थी सन 2018 में यूजीसी ने एक नियम निकाला जिसमें सीधे सीधे कहा है कि आपके में अगर प्लेगरिज्म 10% से ऊपर पाया जाता है तो क्या है, आपकी थीसिस वैध नहीं होगी, ठीक है। तो आपकी थीसिस का कोई महत्व नहीं है, आपकी शोध का कोई महत्व नहीं है। तो ध्यान देंगे जब आप रिसर्च करें तो इस बात का बेहद ही ध्यान रखें कि कोई भी कथन आप ले रहे हैं, किसी भी वेबसाइट का आप सहारा ले रहे हैं, ठीक, तो उसका उद्धरण आप अवश्य दें, ठीक है। जैसे आपने कोई कथन ले लिया और फिर वहाँ पर क्या है, आपको उद्धरण दे देना है जब आपका पेज खत्म होगा कि ये जो कथन है मेरा इस बुक से मैंने इस राइटर से लिया है, ठीक है। तो क्या है, आप साहित्यिक चोरी से बच सकते हैं। तो सीधी सरल भाषा में साहित्यिक चोरी क्या है, बिना किसी की अनुमति के या बिना ब्यौरा देकर किसी की रचना को या किसी के लेख को अपना नाम दे देना, ठीक है, अपनी रिसर्च बोल देना, अपनी अभिव्यक्ति बोल देना, वो साहित्यिक चोरी के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको ये चीज समझ में आ गई साहित्यिक चोरी क्या है, ठीक, और कैसे हमें इन चीजों से बचना है। तो अब बात करते हैं हम अपनी शोध नैतिकता के संबंध में, ठीक। तो शोध नैतिकता से तात्पर्य आपका क्या है, रिसर्च एथिक्स। जब आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो आप में कौन से गुण होने चाहिए, ठीक है। जब आप रिसर्च करने जा रहे हैं तो आप में किन गुणों का होना आवश्यक है। देखिए, सबसे पहली बात, रिसर्च में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, तो आप में धैर्य तो होना आवश्यक है। दूसरी बात, आपके जो सुपरवाइजर हैं उनके साथ आपका जो संबंध है, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो कोई बात कह रहे हैं आप उनकी बातों को हल्के में लें। देखिए, उनका जो अनुभव है वो आपसे अधिक है, ठीक है, उनका जो अनुभव है आपसे अधिक है। आपको सहन शक्ति का होना आवश्यक है आपके अंदर, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है गाइड से में बहुत डांट पड़ जाती है या फिर प्रेशर इतना हो जाता है कि चिड़चिड़ापन आना स्वाभाविक सी बात है। तो नैतिकता यही कहती है कि पहले तो धैर्य होना चाहिए, ठीक है, सहनशीलता हमारे अंदर होनी चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि किसी के भी लेख को नहीं चुराना, ठीक है, किसी की भी हमने कोई भी लेख को नहीं चुराना है, चाहे वो रिसर्च पेपर ही क्यों ना हो। किसी ने कुछ चीज़ लिखी है, हमें वो चीज़ अच्छी लगी, अगर वो हमारे रिसर्च में अपना महत्व रखती है, अगर हम उस चीज़ को लेते हैं तो उसका हम ब्यौरा दें। तो ये चीज़ किसके अंतर्गत आती है, रिसर्च एथिक्स के अंतर्गत, ठीक है। आपको ना तो साहित्यिक चोरी करनी है, ठीक, ना ही किसी से एक तरह से कहें मनमुटाव भी नहीं रखना है। दूसरी बात, अपने जो सुपरवाइजर हैं तो उनसे हम अपने संबंध कैसे अच्छे करें, ठीक है। तो देखिए, इसको आप पॉजिटिव वे में लेंगे। अगर आपको काम दिया जा रहा है तो सबसे पहले बात है अंडरस्टैंडिंग का होना, क्योंकि पीएचडी का जो सफर रहता है, एक रिसर्च का जो सफर रहता है, वो रिसर्च स्कॉलर और एक सुपरवाइजर के मध्य काफ़ी लंबी जर्नी हो जाती है, 4-5 साल, किसी किसी की जो पीएचडी होती है 6 साल 7 साल खिंच जाती है ना। तो उस टाइम पीरियड में कैसे बैलेंस रखना है, हमें अपने कार्य को भी करना है, ठीक है। और दूसरी बात, जो हम शोध कर रहे हैं इसका क्या महत्व रहेगा, हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है। अपने एक तरह से एथिक्स में ही हम ये चीज़ लाएंगे कि हमारी जो रिसर्च होगी वो समाज पर क्या प्रभाव डालेगी, या फिर जो आने वाली पीढ़ी है तो जो हमारी शोध पढ़ेगी तो उससे उन्हें कितना लाभ मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको अपनी सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। आपको ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं डालना है जो विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करे, है ना, जो एक तरह से कहें सांप्रदायिकता को फैलाए। देखिए, कभी कभी क्या होता है लेख में कुछ लोग इतना ऐसा लिख जाते हैं किसी धर्म विशेष के ऊपर, किसी जाति विशेष के ऊपर, तो उसका प्रभाव जो पड़ता है उस पर पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो रिसर्च एथिक क्या है, शोध में किस प्रकार से हमें नैतिकता को बना के रखना है, ठीक है, किस तरीके से हमें कार्य करना है। तो सबसे पहले यही बात है कि हमें किसी की भी चोरी नहीं करनी है। अगर हम कोई कंटेंट ले रहे हैं तो उसका हमें ब्यौरा देना है, ठीक। दूसरी बात, धैर्य का होना आवश्यक है, ठीक है, टाइम ज़्यादा खिंचता है। तो इस चीज़ में भी ये नहीं कि आप देखिए, कुछ स्टूडेंट आपने ऐसे भी देखे होंगे जो बीच में ही पीएचडी छोड़ जाते हैं, ठीक है।
देखिए जैसा मैंने बोला, पीएचडी की जर्नी होती है, रिसर्च की जो जर्नी होती है लंबी होती है, तो इसमें काफ़ी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। तो आपको बैलेंस कैसे बनाना है, तो ये आप में खुद ही करना पड़ेगा। अगर आप एकदम गुस्से में आपने सुपरवाइजर को ही सुना दिया या फिर अपने साथ वालों से ही आप लड़ाई झगड़े मोल लेंगे, तो ऐसे कार्य नहीं चलता है। क्योंकि रिसर्च की जो प्रक्रिया होती है सहयोग से चलती है। आप कहीं से कंटेंट उठाओगे तो आपको लाइब्रेरी भी जाना पड़ेगा, ठीक है, टीचर्स से भी मिलना पड़ेगा। तो कैसे बैलेंस बनाएं इन सब के बीच में, तो ये चीज़ें भी क्या है आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक, तो आज की क्लास में क्या है, छोटा सा ही टॉपिक था, साहित्यिक चोरी और शोध नैतिकता। ठीक है, साहित्यिक चोरी, जैसा मैं फिर से आपको रिवीजन करा दूं कि किसी की बिना अनुमति के किसी के लेख को या किसी की अभिव्यक्ति को उद्धृत कर देना बिना उसके ब्यौरा दिए हुए, वो कहलाती है हमारी साहित्यिक चोरी या फिर प्लेगरिज्म। और इससे बचने का सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप किसी के कंटेंट को लें, किसी के लेख को लें, तो उसका विवरण आप अवश्य दें कि मेरा जो ये कथन है तो वो मैंने इस पुस्तक से, इस लेखक से लिया है। ठीक है, तो आप साहित्यिक चोरी के अंतर्गत नहीं आओगे। देखिए शब्दों का हेर फेर रहता है बस, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है जाने अनजाने हमसे चोरी हो जाती है, तो उसको क्या है आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि अब तक जो मैंने लिखा कहीं वो किसी कथन को तो नहीं लिख दिया या फिर उसका ब्यौरा देना तो नहीं भूल गया। तो ये सारी चीज़ें, ठीक, शोध नैतिकता कि रिसर्च करते समय हमें कैसे अपने आप को संयमित रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देखी। अब देखिए जो हमारी अगली क्लास होगी, जैसे मैंने साहित्यिक चोरी बोला, तो साहित्यिक चोरी करने पर आपको क्या दंड मिल सकता है, ठीक है, और ये किस अपराध की श्रेणी में आता है, ठीक है, किस नियम का आप उल्लंघन करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगी, जिसमें जो हमारा टॉपिक रहेगा अगली क्लास का बौद्धिक संपदा का अधिकार, जिसमें मैं आपको कॉपीराइट अधिनियम, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ठीक है, इन सारी चीज़ों के विषय में बताऊंगी। क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही। अगर आप प्री पीएचडी कोर्स वर्क में हैं या फिर पीएचडी कोर्स वर्क में हैं, जब आपका एग्जाम होगा तो आपसे कॉपीराइट, पेटेंट, ठीक है, अगर आप कॉपीराइट के तहत पकड़े जाते हैं तो आपको क्या दंड देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तो अगली क्लास का जो हमारा टॉपिक है, तो आप अभी से ध्यान रखें, बौद्धिक संपदा के अधिकार। ठीक, तो उसके अंतर्गत हमारे जो कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, या फिर कृषि के संबंध में जो अधिनियम है, तो इन सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो यदि आपको कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हमें आप कैसे पता चलेगा कि आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।